नमस्कार दोस्तों पलवल का नाम सामने आते ही दो नाम राजनीति में कभी वो चर्चा में चलते रहते हैं। एक नाम है सुभाष कात्याल जी का और दूसरा नाम है कर्ण दलाल जी का। सुभाष कात्याल जी 1982 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा, फिर 87 में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, मंत्री रहे। उसके बाद से अब तक ही राजनीति में सक्रिय हैं और इनसे जानेंगे बहुत पुराने दौर की बातें। जब चौधरी देवीलाल राजनीति करते थे प्रदेश में तो कैसी राजनीति करते थे, चौटाला साहब की राजनीति कैसी थी, खुद इनके अनुभव कैसे थे। कात्याल साहब, आपका हरिभूमि टीवी पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। मैं तो आपको पलवल का समझता था, आप तो रोहतकी निकले। हाँ, ये तो विधि का विधान है। कोई मैं पैदा तो रोहतक में ही हुआ, अच्छा। लेकिन पैदा होने के 15-20 दिन बाद ही हम पलवल आए, फिर अलावलपुर गांव में आ गए। तो अलावलपुर में ही मेरी कर्म भूमि, मेरा सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक की? मैंने अलावलपुर में ही पहली क्लास में दाखिला लिया 4.25 साल की उम्र में। अच्छा। फिर मैट्रिक की अलावलपुर में 1962 में, फिर बीए की, फिर एमए की वहीं रहते हुए, और वहीं रहते हुए एलएलबी भी की। अच्छा। मैं एमए एलएलबी हूँ, एमए इकोनॉमिक्स और एलएलबी। तो प्रैक्टिस भी की थोड़े बहुत समय आपने? प्रैक्टिस थोड़ी की मैंने, बहुत ज़्यादा 20-25 केस किए होंगे, ज़्यादा इस सवाल तो नहीं किए होंगे, क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे लगाव हो गया था कि मैंने तो समाज के क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में आना है। तो मैं जुट गया बचपन से ही। अच्छा। जब मैं कभी 5वीं क्लास में पढ़ता था, 8.5 साल की उम्र होगी शायद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शिवाजी, महाराणा प्रताप, उनकी जब मैं जीवनियाँ पढ़ता तो मुझे शेरन से हो जाते थे। अच्छा, जिस दौर में आप जन्मे वो दौर विशेषकर आपके परिवार के लिए या आप जैसे लाखों परिवारों के लिए बहुत कठिन दौर था, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान से चल के बंटवारे में यहाँ आए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए। तो उस दौर में आपके पिताजी ने किस तरह के संघर्ष किए आप लोगों को यहाँ पे स्थापित देखो, करने में? मेरे पिताजी के दोस्त थे कोई चौधरी फतेह खान, जिला झंग में जबवाना गांव था। अच्छा। तो मेरे पिताजी के दोस्त थे वो। उन्होंने उनसे कहा, भाई हमारे घर की चाबी है, संभालो, हमारी इतनी मदद कर दो, हमें गाड़ी में बिठा के आ जाओ। अच्छा। तो उस पर बंदूक होती थी, 2-3 घुड़सवार लेकर वो अपने साथ हमारे सारे परिवार को छोड़ के गए? मालगाड़ी में बिठा के गया। मैं तो, हमारी मदर हमारे मामाओं में थी, तो वो अलग ग्रुप में आए थे। अच्छा। मैं तो माँ के गर्भ में था उस वक्त, मैं तो अच्छा, पेट में ही थे? हाँ, मैं तो आज़ाद भारतवर्ष में पैदा हुआ। और उसके बाद बस रोहतक से यूं कह के आए कि हम अभी जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ। तो मेरे चाचा जी वहीं रहते थे उस वक्त, अब उनके बच्चे हैं। वहाँ पर दुकान है सुभाष मेडिकल हॉल, वो भी मेरे नाम से थी। अब सुभाष मेडिकल एजेंसी है वहाँ। कहाँ पे? छोटराम चौक पे सुभाष मेडिकल एजेंसी। अच्छा, अपने रोहतक में? हाँ। अच्छा। मेरे चाचा के लड़के हैं सतीश कत्याल, वो भी संगम की वर्कर हैं। अच्छा। तो मेरे फादर तो यूं कह के आए कि बस मैं अभी जाता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। हाँ। लेकिन बस वो यहाँ आए। पलवल मेरे मामा की शादी थी 1948 में। मैं 1948 में ही जन्मा, 5 मार्च 1948 को रोहतक में। हाँ। और यहाँ आने के बाद बस 10-20 दिन बाद ही हम अलावलपुर गांव में आ गए। तो मैं तो यहाँ शायद 20-25 दिन का हूँगा अलावलपुर जब पहुँच गया। अच्छा, जमीन वगैरह यहीं अलॉट हुई आपको? हमें जमीन अलॉट नहीं हुई थी। अच्छा। अब मेरे परदादा हेडमास्टर थे। अच्छा। एक भाई रेलवे में था उनका, तो उन पर ज़मीन थी, कहते हैं 25 मुरब्बे ज़मीन थी। अब वो हेडमास्टर थे, एक रेलवे में था, उन्होंने सोची हमने ज़मीन क्या करनी है। तो उनके चाचा चाची ने कहा था भाई ज़मीन संभालो। तो कहा तुम ही संभाल लो, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। और वो गांव से दूर कहीं नौकरी करते थे राजनपुर में। फिर उन्होंने 45 साल की उम्र में रिजाइन कर दिया। अच्छा। और वो अपनी ससुराल में जा बसे।
और ससुराल में जाके फिर उन्होंने हकीमी का काम शुरू कर दिया, किताबें पढ़ पढ़ के। हकीमी, हकीमी का काम, ये क्या होता है जी हकीमी? डॉक्टरी, अच्छा, डॉक्टरी, हकीम, वैद। हकीम वैद, हाँ। अच्छा। तो मेरे दादा के चार दादाजी 4 भाई थे, 4 उनकी बहनें थी, बड़ा परिवार था। पैसे खत्म हो गए, अमीरी से गरीबी आ गई। मेरे पिताजी हुए, उन्होंने 8वीं पास की 1932 में, और इन्होंने डॉक्टरी काम शुरू कर दिया। फिर ऐसी चली, बढ़िया चल गई जी वहाँ, कि हैं? फिर अमीर हो गए। हकीमी बढ़िया चली। डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर बन गए, और डॉक्टर ऐसे डॉक्टर बन गए कि लोग कहते थे कि भाई, मेरे पिताजी नाम था दुनीचंद। अच्छा। बस दुनीचंद जिसको हाथ लगाता है वो मरता नहीं। आपने देखा उनको प्रैक्टिस करते हुए, हैं? हाँ, यहाँ गांव में प्रैक्टिस करते थे, अच्छा। लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने काम बदल दिया था। यहाँ लोग कहते थे पहले ठीक कर दो, पैसे जब देंगे। मेरे पिताजी कहते हैं मैं परमात्मा नहीं हूँ भाई, मैं ये काम ही नहीं करता। फिर भी थोड़ा बहुत करते थे। निहायत ही शरीफ और मेहनती थे, उन्होंने मजदूरी तक भी की। मेरे मदर फादर ने, हम तो वहाँ से उठ के चले हैं, और फिर इतने अच्छे हालात हो गए कि सैकड़ों लड़कियों की शादी में मेरे पिताजी ने मदद की, गरीब कन्याओं की शादी में। और फिर ऐसा हुआ कि लाहौलपुर गांव में पहली मैट्रिकुलेट मेरी बहन जी बनी। आपके गांव में? पहला MA इकोनॉमिक्स LLB में था लाहौलपुर का। अच्छा। पहली पंचायत की मेंबर मेरी माँ को बनाया लाहौलपुर में। उस वक्त पहली बार 1962 में पंचायत के मेंबर बने थे महिला, तो मेरी मदर को बनाया। और फिर पहला मैं MLA मंत्री था ही अपने गांव से, पहला ही। अच्छा, जैसे आप राजनीति का मतलब एक कहते हैं ना जो चस्का लगना, तो ये चस्का कैसे लगा आपको? तो मैं बता रहा हूँ कि मैं शुरू में ही, मुझे कैप्टन बनने का बड़ा शौक रहता था। मैं 8.5 साल का था कि लाहौलपुर से एक टीम लेके आया। नया गांव, एक छोटा सा गांव है पास में ही, पलवल के पास। तो उसमें 8-10 बच्चे साथ, मुझसे सब 4-4 साल बड़े, और मैं कैप्टन में था। मैं कैप्टन में बनूंगा। अच्छा। और जीत के गए हम। मैं अपने से 5 साल बड़ों में कबड्डी खेलता था। अच्छा, कबड्डी खेला करते? हाँ, कबड्डी, कुश्ती। तो इस तरह मुझे शौक बचपन से ही कैप्टन बनने का था। ये था, मुझे सपने आते थे उड़ने के, मैं सपने में उड़ जाता था। उड़ते हुए सपने? हाँ। तो वो 2-4-5 साल के बाद रिपीट हो जाते थे अपने आप ही। कभी 5 साल के बाद, 7 साल के बाद फिर वो उड़ने का सपना रिपीट हो जाता। तो इस तरह कुछ मेरा इंट्यूशन मुझे बड़ी होती थी बचपन में भी। मैं कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने। मैं 8वीं में था पहले। 8वीं में मैंने एक सब्जेक्ट में 42 नंबर लगाए, 100 में से 42 ही आए। अच्छा। मैं कॉलेज में आया, BA पार्ट 2 में था। तो मुझे टीचर्स कहते थे, पिछले साल कितने नंबर थे तुम्हारे सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट ही नहीं था, मैं पहले साइंस में होता था, फिर आर्ट्स में आ गया। तो बोले सब्जेक्ट मत लो, मगर नहीं, मैं फर्स्ट आऊँगा जिसमें। दूसरे क्लास में गया मैं, वो कहने लगा कौन से कितने नंबर थे? मगर नंबर तो मेरे पास सब्जेक्ट ही नहीं था पहले। बोले भाई सब्जेक्ट को मत लो, मगर मैं फर्स्ट आऊँगा जिसमें। तीसरे में गया, उनका जिसको मतलब मैं थर्ड आऊँगा इसमें। तो जिसमें मैंने फर्स्ट बोला मैं फर्स्ट आया, जिसमें थर्ड बोला थर्ड आया। साल भर के बाद एग्जाम हुए। इसी तरह मैंने टोटल नंबर ही बता दिए अपने, मगर मेरे भाई 275 में से 150 नंबर आएंगे। जुलाई में बताए, अगले साल अप्रैल मई में रिजल्ट आया और 146 आए। इस तरह ही मैं BA फाइनल में था। वो लड़के मजाक करते थे, इस बार नंबर कितने आएंगे? मगर 300 में से 170, 166 आए। MA पार्ट 1 में मैं गया तो मैं उधर सोते हुए पकड़ लिया। धर्मेंद्र जी, दरअसल मुझे याद नहीं मैं कोई क्लास में पढ़ा हूँ। अच्छा। मुझे बचपन से आदत ऐसी पड़ गई कि जब मैं दाखिल तो खुद हुआ था 4.25 साल का, लेकिन मास्टर मुझे मारते थे, धमकाते थे। अब मैं फिर डर गया, फिर मैं जाता नहीं था। फिर मेरी मदर फादर कोई को मुझे रोज छोड़ के आता, दिक्कत छोड़ के आते थे, और फिर वो मुझे सुला देते वहाँ पर मास्टर। मेरे फादर ने 100 कायदे लेके रखे मेरे लिए। एक आने का एक कायदा आता था जब हम पढ़ते थे पहली क्लास में,
तो मैं रोज एक ले जाता था, फिर अगले दिन मुझे पता नहीं होता तो वो कहाँ गया। और आदत सोने की पड़ गई। थोड़ा अध्यापकों के प्रति भी मेरा स्वभाव थोड़ा सख्त हो गया कि मुझे उनसे थोड़ा सा हमदर्दी प्यार कम रहने लगा, क्योंकि वो मुझे धमकाते मारते थे मुझे, इसलिए। अब मैं फ्रैंक बताऊं, उन दोनों को जो कहते हैं पाकिस्तानी है, अच्छा, ये तब से चल रही हैं बातें? तो मुझे बहुत बुरा लगता था। अब कुछ और बोलते थे शायद, शरणार्थी कुछ ऐसा कुछ। कोई रिफ्यूजी कह दे, पाकिस्तानी कह दे। रिफ्यूजी। अब मैं कबड्डी भी खेलता तो मैं उसके लड़कों के फादर से कहता मैं, तुम आ जाओ मेरे साथ, तुम खेलो मेरे साथ, मैं खेलता हूँ। मैं पाकिस्तान में क्या हो गया? अरे तुम मेरे कर्म को देखो, मेरे स्वभाव को देखो, मेरे हौसले को देखो, इसमें पंजाबी लोगों ने क्या बात है। तो उस दिन मुझे सोते हुए पकड़ लिया एक लेक्चरर ने। मैं बिल्कुल सीधा बेड सो जाता था, तो मुझसे कहने लगे, भाई तुम्हारे फादर कैपिटलिस्ट है? मैं नहीं जी। लैंडलॉर्ड है? मैं नहीं जी। बल जब एमए पास करते हैं तो लोगों के जूते घिस जाते हैं, मुझे पता है सर। मैं कहा, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? मैं आपके पेपर में 56 नंबर आएंगे जी, इससे फालतू मेरी काबिलियत नहीं है। 100 में 56, और टोटल 4 सब्जेक्ट्स में 230 नंबर आएंगे। आपको मैं 8 महीने बाद इलेक्शन रिजल्ट आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। और ये हुआ देवेंद्र जी, रिजल्ट आया अगले साल, मैं मार्कशीट लेके गया, उसमें 56 नंबर थे और टोटल 238 थे 400 में से। ट्यूशन अच्छी थी आपकी, इसका मतलब? पता नहीं क्या कुदरत जाने, मुझे नहीं पता, मैं जोशी नहीं हूँ, लेकिन इंट्यूशन मुझे होती थी कुछ ना कुछ। अब भी चल रहा है ये सिस्टम में? बीच में कुछ साल कम हुई, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गई है। आपको बताऊं, मैं जब इलेक्शन लड़ा 87 में, खैर 82 में तो मैंने 82 में लड़ा जब इलेक्शन। 82 में तो हार गए थे आप। नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या हुआ। मैं 72 से फुल टाइमर शुरू हो गया। चोई देवीलाल से जुड़े सबसे पहले? हाँ, वैसे देखो मेरे फादर संघ में भी रहे, हाँ, पश्चिम पंजाब में। मेरे चाचा संघ में थे, और मुझे संघ की शाखाओं में बचपन में रोहतक में छुट्टियों में जाया करता था, तो मेरे चाचा मुझे ले जाते थे। तो वहीं जाके मैंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि ये सीखा, जो संघ की प्रार्थना होती है। लेकिन यहाँ का जो माहौल था, यहाँ संघ नहीं था हमारे गांव में और हमारे जिले में। जानता ही नहीं था। तो चौधरी चरण सिंह तिब्बतिया थे, और हमारा गांव भी तिब्बतियों का ही है। अच्छा। तो 1972 में मैंने 3200 रुपये इकट्ठे किए और मनी ऑर्डर से लखनऊ भेजे चोई सिंह को, चरण सिंह। चंदे की 1 रुपये इकट्ठा किया, एक आदमी से 1 रुपये लेके 3200 इकट्ठे किए, 3200 कुछ रुपए थे, और वो मैंने मनी ऑर्डर करके लखनऊ भेजे भारतीय क्रांति दल के लिए। ये मेरा पहला असाइनमेंट था। अच्छा, आपको मतलब चोई चरण सिंह ठीक लगे राजनीति? मैं गांव में रहता था, तिब्बतिया में गांव था, चौधरी चरण सिंह तिब्बतिया थे, जाट मुझे बहुत प्यार करते थे, तो बस शुरू हो गया काम। अच्छा, उन्हीं दिनों में मुझे हमने ग्राम कल्याण समिति बनाई, मुझे उसका सेक्रेटरी बना दिया, जनरल सेक्रेटरी बना दिया 72 में ही। तो मैंने गांव में पहली बार भाषण दिया देहाती भाषा में ही, चौपाल पर। और मैंने कहा, भाई 3 महीने आपको काम करके दिखाऊंगा बढ़िया कोई। तो मैंने एक मंदिर में काम करके दिखाया, वहाँ एक मेला लगता था, उस मेले का मैंने बढ़िया इंतजाम कर दिया, पुलिस इंतजाम कर दिया, सारा बढ़िया। लोगों ने देखा, भाई ये क्या, ये तो बड़ा परिवर्तन किसने कर दिया, कि भाई कोई सुभाष कत्याल है, कोई सुभाष कत्याल है। तो जानकारी को 100 गाँव के लोग आते हैं उसमें, तो लोगों में जान पहचान हो गई। अच्छा, मैं उन दिनों में भी लोगों के दोस्तों में जाया करता था। कमाल की बात यह है कि कांग्रेस के नेता तो पहले जाया नहीं करते थे, जो रूलिंग पार्टी होती थी, ये तो इलेक्शन में जाते थे, चौपाल पे बैठ गए, 2-4 मुख्य आदि बुला लिए, और गांव ने फैसला कर दिया भाई वोट हमको देनी है। तो मैंने इस चक्कर को तोड़ा। मैं किसी की डेथ होती थी तो मैं दूसरे गांव में साइकिल पर जाया करता था, तांगे में बैठ के जाता था, बसें तो जाती नहीं थी। तो इस तरह मैंने लोगों गरीबों के शांतिपूर्ण परेड करने के लिए जाना शुरू कर दिया। तो ये पहला तजर्बा था लोगों के दिमाग में, कोई किसी की, इसको हमारे पर बतारी कहते हैं, वो भी आया भाई कौन सुभाष कत्याल आया भाई कोई। तो ऐसे जानकारी शुरू हो गई। और मैं
एमएलए बनने से पहले तो 50-50 बार हर घर में जा चुका था, हर घर में। इतना इंटेंसिव काम था मेरा। मैं सबसे बोलता चालता। उस समय कौन थे आपके सामने बढ़िया नेता? औरतों में भी मैं बात कर लेता था, आदमियों से भी, अब लड़कियों से भी, बूढ़ियों से भी, सबसे। मुझे किसी से कोई ना एलर्जी, ना किसी से कोई नफरत, ना किसी से। मुझे ये था कि मैंने काम करना है, मैंने कुछ बनना है जीवन में। मैंने शादी भी नहीं की इसलिए बहुत दिन तक। रिश्ते आते थे, नहीं मैं पहले सेट हो लूँ पहले। तो मैंने एमए पास की पीछे 70 में। तो एमए में मैं खड़ा हो गया जाके इलेक्शन में, और सिंगल जाके जीत गया। अच्छा, वहीं एमए पार्ट के इलेक्शन यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी। एमए पार्ट 1, एमए पार्ट 2 और ऑनर्स स्कूल तीनों का जॉइंट इलेक्शन होता था। तो एमए पार्ट 1 से वाइस प्रेसिडेंट बनना था, तो मैं वाइस बन गया। मैं 3 वोट से जीत गया। फाइनल में प्रेसिडेंट में 3 वोट से हार गया। तो शुरुआत वहां से हो गई। कॉलेज में मैं पढ़ता था यहाँ पर पलवल में, तो मैं यहाँ पर स्पीच वगैरह दे दिया करता था। शुरू से आदत बिल्कुल खुल गया था। तो इस तरह मुझे लोगों में जाना, लोगों से मिलना, एक मुझे अपनापन बहुत था लोगों से, और लोग भी मुझे बहुत प्यार करते थे। उस प्यार ने, स्नेह ने ही मुझे आगे बढ़ाया। और आपको देखो, ये मैं बता दूं कि जब मैं 72 में मैंने वो पैसे भेजे, तो उसके बाद मैं यहाँ शहर में भी फिर आना शुरू हो गया। यहाँ युवा परिषद बना ली हमने। तो इलेक्शन में 72 के में हमने हिस्सा ले लिया। मैंने यहाँ भाषण दिया, कैंडिडेट सारे बुला लिए, बताओ भाई तुम क्यों एमएलए बनना चाहते हो। अच्छा, हाँ। पहली बार 1972 में मैंने यहाँ लोगों, पलवल हल्के के जो एमएलए कैंडिडेट थे सबको बुलाया, और उनसे पूछा भाई आप एमएलए क्यों बनना चाहते हो, क्या खासियत है, आपको वोट दे लो। तो उसमें एक श्यामलाल जी मास्टर हुआ करते थे। हमने कहा भाई इसको वोट दो, ये बनने काबिल है। रिटायर्ड हेड मास्टर थे वो, और वो बन गए। अच्छा। तो उस वक्त अपना एकदम शुरू हो गया। फिर मैंने एक सोसाइटी बना ली, और ग्रामीण मजदूर ग्रामीण मोर्चा बना लिया मैंने, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। उसका मैं जनरल सेक्रेटरी बनता था हर संस्था में जाता, क्योंकि मैं वर्कर था, बहुत काम करने वाला। मैं अध्यक्ष कोई मुझसे बड़ी उम्र का रहे, काम सारा मैं करूंगा। तो उन दिनों में 1978 में आ गया। लगते चलते चलते मैं जनता दल मैंने हाँ फॉर्मली पार्टी ज्वाइन की, जनता पार्टी। उससे पहले मैं 72 से 78-77 तक काम करता रहा। तो पार्टी नहीं थी, पार्टी ज्वाइन नहीं की थी वैसे, मतलब सक्रिय रूप से नहीं। मेंबरशिप तो मैंने बीकेडी की भी ली, बीएलडी की भी ली, और लेकिन मुझे सक्रिय रूप से ये था भाई पार्टी एक होगी, मैं जब पार्टी ज्वाइन करूंगा काम करूंगा। 77 में पार्टियां एक हुई, तो मैं एमपी के चुनाव में, हम किसी टिकट मांगने गए किसी के लिए, मुझे ले गए शेर सिंह जी के पास। शेर सिंह जी ने कहा भाई जाट को टिकट तो देनी फरीदाबाद से। प्रोफेसर शेर सिंह। हाँ। अच्छा। तो जो मुझे ले गए थे, तो वो कहने लगे जी हम तो जाट हैं। बोले भाई जाटों को टिकट तो दे दियो, यहाँ से तो कोई नॉन जाट को टिकट देनी है। बोले नॉन जाट सुभाष कत्याल है हमारे पास, किसी ने ये कह दिया। तो सबको कह दिया शेर सिंह जी को। तो मेरा एमपील चल गया। खैर वो टिकट मुझे नहीं मिली, किसी धर्मवीर वशिष्ठ जी को मिली। हम उसके साथ रहे। उसके लिए मैंने मदद की 4-5 वर्गों में, पलवल में, होडल में, हथीन में, झिरका फिरोजपुर में, हर साल के में गया मैं बढ़िया एक्टिव तरीके से। फिर एमएलए के चुनाव आए, मैंने एमएलए टिकट मांगी 77 की। तो डॉक्टर मंगल सैन जी के पास भी गया मैं। तो उन्होंने कहा भाई हमने तो जिसको जो जेल में गया उसको टिकट देनी है। कोई बात नहीं, मंगला जी को टिकट मिली। एक मूलचंद मंगला जी थे, हमने उनका साथ दिया डट के। वो एमएलए बन गए। अब मैं बन गया जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी। अब वो बस कुछ वर्कर तंग करते थे। मैंने कहा यार मैं छोड़ जाऊंगा तुम्हारी पार्टी को, फिर तुम मुझे मराते फिरोगे, तंग मत किया करो। और नहीं मानते थे। आखिर मैंने एक दिन पार्टी छोड़ दी और मैं लोक दल में मिल गया। 79 मेरी शादी हुई और मैं कश्मीर में था। हम वहाँ गए घूमने, वहीं से रिजाइन भेजा मैंने। और मैं पहला वर्कर था गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का जो लोक दल में आया। फिर मैं चौधरी चरण से मिलने गया एक दिन, तो मेरी उनसे सीधी जान पहचान हो गई। कैसे थे वो, उनके घर का? बड़े साधारण थे, जमीन पे बैठते थे, दरी पे।
जमीन पे बैठे मिले आपको? हाँ, ज़मीन पे ही बैठते थे, रोज़ दरी बिछा के उस पर एक गद्दा बिछा होता और वहीं बैठते और उसके साथ ही बैठते। अब मैं एक दिन मिलने गया उनके साथ, उनके पास एक रणधीर सिंह होते थे, मैं रणधीर दोनों गए, उन्होंने चाय मंगा ली। वो पियो चाय, में चाय तो मैं तो पीता नहीं चाय जी, बस तुम चाय नहीं पीते ना, मैं चाय नहीं पीता जी। पर कमाल के आदमी हो, मैं बस पीता ही नहीं। तो बड़े खुश हुए, बोले अच्छा ये तो भाई अच्छी बात है। तो मेरा खैर उनसे मिलना जुलना शुरू हो गया। एक दिन हम बैठे हुए थे तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप टिकट कैसे देते हो। कमल सिंह जी, बलबीर ग्रेवाल, वो भी साथ बैठे हुए थे, अच्छा, वो मेरे साथ थे उन दिनों में। कमल सिंह जी और बलबीर ग्रेवाल। हम लोग दल में थे ना, वो अब भी। एक आदमी है दुनिया में, बलबीर ग्रेवाल जी चले गए। अच्छा अच्छा। तो मैंने चरण सिंह से पूछ लिया, मुझे साहब टिकट कैसे देते हो? तो मेरे तो घूर के देखने लगे। मगर जी हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आप टिकट कैसे देते हो? मतलब मेहनती, ईमानदार, शरीफ आदमी को, जो वर्कर हो, जो लॉयल हो, उनको टिकट देता हूँ। फिर तो टिकट मुझे मिलेगी जी। खेलेगा बड़ा घमंड है, मैं घमंड नहीं है जी, आत्मविश्वास है। आपसे टिकट मांगने नहीं आऊँगा और आप टिकट मुझे दोगे। ये इलेक्शन से 6 महीने पहले बात है। अच्छा, और जब इलेक्शन आया तो मुझे उन्होंने टिकट दी। देवीलाल जी मेरे उस वक्त पक्ष में नहीं थे। अच्छा, परिचय भी नहीं था आपका? मैं परिचय खूब था, अच्छा वो मुझे पसंद नहीं करते थे। अच्छा। फ्रेंकली बताऊं मैं आपको, हाँ। मैं उसे नमस्ते करता तो नमस्ते मुझे जवाब नहीं देते थे। मैंने नमस्ते की वो 3 साल, और मैं उनसे हर महीने मिलता था। मैं इतना एक्टिव था, मैं करनाल भी जाता था, मैं गुड़गांव जाता था, मैं फरीदाबाद जाता था, हर जगह जाता था मैं। नमस्ते करते हो जवाब? वो जवाब नहीं देते थे। और मेरे साथ और खड़े उनसे पूछते थे भाई तेरा क्या हाल चाल है। तो मुझे ये बुरा लगता था, मैं नमस्ते करनी छोड़ दी उनसे। मुझे नमस्ते नहीं करूँगा। फिर उनका बंदा आया एक, मैं कि भाई मैंने उनसे अब बात वास्ता नहीं रखना, बोलो टिकट दे देंगे, मुझे टिकट चाहिए नहीं उनसे। जब मेरी राम राम ही नहीं ले, क्या करूँ रह के उनके पास, और मुझे क्या टिकट देंगे वो। तो मैं चौधरी चरण सिंह के साथ जुट गया पूरी तरह से। टिकट मुझे उन्होंने दी, देवीलाल जी ने कटवा दी। फिर देवीलाल जी बीमार हो गए, मुझे टिकट फिर दे दी उन्होंने। 5 बार टिकट दी। 5 बार टिकट? रोज टिकट देते थे, अगले दिन कट जाती, अगले फिर दे, फिर कट जाती। फिर देवीलाल जी के बाद कटवा देते थे जॉर्ज फर्नांडिस जी, कभी मनोहरलाल सैनी जी वो कटवा देते थे। आखिर में मुझे टिकट मिल गई और मैं टिकट लेके आ गया पलवल। 82 वाली 27 अप्रैल 1982 में टिकट लेके आया। उस दिन रात को मेरा बेटा उस वक्त 2 साल का था, राजीव कत्याल, ये इसको 106 बुखार हो गया। अच्छा, जिस दिन टिकट लाए थे? टिकट लाया, तो मैंने उसको सरकारी अस्पताल दाखिल करा दिया। अब सवेरे मैंने दिल्ली जाना था, इसलिए मैं नहीं गया कि भाई बेटा बीमार है तो कैसे जाऊं। मैंने 2-4 वर्कर भेज दिए और पीछे टिकट कटवा दी उन्होंने। फिर कट गई? फिर कट गई। और वो 2 बजे मुझे डॉक्टर ने कहा जी बेटा ठीक हो गया। 2:20 में मैं लेके चला अस्पताल से, और ये अस्पताल साथ ही है। और यहाँ तक मैं पहुँचा तो एक आदमी आया भागा हुआ, बोला आपको कोर्ट में बुला रहे हैं जी। तो मैं टिकट कट गई, अनुभूति, इंट्यूशन, हाँ टिकट कट गई। मैं चलो नाम वापस ले लेता हूँ। मैं नाम वापस लेने चला गया, लिटा के राजीव को यहीं पर। 5 मिनट में कोर्ट पहुँच गया, एसडीएम कमरे में घुस गया, और धर्मेंद्र जी आदमी आने शुरू हुए। पता नहीं 2000 आदमी कहाँ से इकट्ठे हो गए 5-7 मिनट में, और मुझे घसीट के लाए। मैं आता नहीं था, बोले इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैं तो नहीं लड़ता भाई। लड़ना पड़ेगा, लड़े कैसे नहीं, हम देखेंगे तू कैसे लड़ेगा इलेक्शन टिकट कटने के बाद। मैं कह रहा मैं चरण सिंह का सिपाही हूँ, मैं नहीं लड़ता। अरे बोले नहीं, हम भी तो चरण सिंह के ही, हम ही कह रहे लड़ना पड़ेगा। इस कश्मकश में 15 मिनट निकल गए और मैं आज़ाद रह गया। शाम तक लोग यहाँ बैठे रहे हमारे घर आके। मैंने कहा अब जाओ भाई अपने घरों को, बोले एक शर्त पर जाते हैं जी, आप धर्म कसम से कहो जी हम नाम रिटायरमेंट नहीं लेंगे हम। मैं कहा रिटायरमेंट नहीं लूँगा तुमसे पूछ बगैर, वायदा मेरा, पर तुम चरण सिंह कोठी चलो। हम अगले चरण सिंह कोठी 5 टिकट भर के ले गए जी। चौधरी चरण सिंह मुझे बात ही नहीं की ना, वो और गुस्से हो गए लोग। फिर मुझे एक नेता होते थे चौधरी धन सिंह, उसने कहा आप रावलपुर जाओ अपने गाँव में। झुलाना वाले वो नहीं यहीं थे, धन सिंह एक पलवल के एक्स MLA थे, 67 में MLA बने थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं कह रही मत करो आप मेरी, बोल भाई आप पहले अपने गांव में जाओ, पंचायत जोड़ो, जब करो बात। तो मैं अपने गांव में गया, मैं कहा जी मुझे बैठाओ आप, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूँ। चरण सिंह इलेक्शन, मैं नहीं लड़ना इलेक्शन। तो वो थे वो गाँव में यही मना कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं इलेक्शन लड़ना पड़ेगा आपको जी, और कोई कार में भी नहीं बैठेगा और आपकी मदद करेंगे।
ये और फैसला कर दिया साथ में। फिर मैं अपने शहर में आया, यहाँ पर भी लोग हमारे पंजाबी कम्युनिटी के कांग्रेस में मुख्य जो कांग्रेस में थे, अब मैं एक के पास गया, उसने कहा दूसरी बार चले जाओ, दूसरे ने कहा तीसरी बार चले जाओ। अरे मैं तुझसे घर घर चल भाई। हमारे घर में 500 रुपये थे इस वक्त, ₹500। अच्छा, और एमएलए का इलेक्शन था। नौकरी वोकरी करते ही नहीं थे आप? घर में 3 साल से हम घाटे पर ट्रक चल रहे थे हमारे, रोटी उधार ले खा रहे थे हम। ये माहौल था हमारे घर का। और एमएलए का इलेक्शन लड़ा, मैं तो जीत रहा था। दूसरे नंबर पर रहे ना। फिर चौधरी चरण सिंह आए 3 दिन पहले, ये कह गए मैं कत्याल की जमानत जब देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये बहुत लॉयल था, बहुत ईमानदार था, बहुत बढ़िया, पर खड़ा क्यों हो गया? मैं इसकी जमानत जब देखना चाहता हूँ। फिर वो बस थोड़ा सा मैं, कौन जीते आपके? कांग्रेस जीत गई, मैं नंबर 2 पे आया, और जिसको टिकट दी उसकी जमानत जब्त हो गई। चौधरी साहब ने जिसको टिकट दी, पार्टी से निकाल दिया मुझे, दोबारा पार्टी में फिर ले लिया चौधरी चरण सिंह ने। फिर चौधरी चरण सिंह ने मुझे चिट्ठी लिखी, प्रिय सुभाष, पिछले वर्ष मुझसे गलती हो गई, कृपया भूल जाना। मैं उनके पास गया दोबारा, मुझे पार्टी में लिया, फिर स्टेट कमेटी में बनाया, फिर स्टेट सेक्रेटरी बनाया चौधरी चरण सिंह ने। फिर देवीलाल जी के पास मैं गया एक दिन, अच्छा, अब पार्टी में देवीलाल जी भी थे। तो रोहतक में मीटिंग थी 24 अप्रैल 1985 को। मैंने चौधरी साहब आपसे मुझे बात करनी है, करो। मुझे आपको पंजाबी से एलर्जी है। मैं कहा जी मुझे पार्टी निकाल देंगे तो निकाल दें, भैया जी बात तो मुझसे करते नहीं है, नमस्ते लेते नहीं है, तब क्या करूँ? कहाँ पे गए आप मिलने उनसे? छोटराम पार्क में मीटिंग थी, वहीं पार्क में। रोहतक? हाँ, अच्छा, तो मुझे धमकाया उन्होंने। मगर जी आज मैं भी कहता हूँ आपको नफरत है हमसे। अब तो लोग कहते थे, आज से मैं भी कह रहा हूँ तुम्हें हमसे नफरत है। अरे मैं आपका काम करता हूँ, मैं आपका वर्कर हूँ, मैं आपकी सारे चंदा इकट्ठा करता हूँ, मैं मेंबरशिप बनाता हूँ, मैं ट्रक देता हूँ, मैं रैलियाँ करवाता हूँ, मेरी नमस्ते लेते आप और औरों से हालचाल पूछते हो। बताओ आपको मुझसे नफरत है तो क्या है? क्या बोले वो? बट झट नरम हो गए। मैं कहा जी आप मेरे कंधे पे हाथ रखो, आपको जिले फरीदाबाद में से 6 में से 5 सीट नहीं जितवाई तो मुझे पार्टी से निकाल देना आप, और आपका बेटा छोड़ जाएगा, कत्याल साथ रहेगा, ऐसा मजबूत हूं मैं। उसने कंधे पे हाथ रखा, बेटा आज से चिंता मत कर। महीने बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया। फिर मैंने हर हल्के में जलसे कराए। 6 महीने पहले मुझसे कह दिया टिकट दे दिया आपको। अच्छा, 87 वाली? 87 वाली 87 में तो फिर लैब चल रही थी उनकी। मुझे 6 महीने पहले कह दिया टिकट दे दी, लेकिन मिली मुझे सबसे बाद में। कारण? वो ऐसा हुआ कि बीजेपी का समझौता था। मैं मंगला जी, हमारे मूलचो मंगला जी के पास मैं गया एक दिन। मैं कहा जी आप घर बैठे हो, ट्राई करो ना एमएलए की टिकट की, आप फिर इलेक्शन आएगा फिर कब करोगे तैयारी? तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, जब तो चुप बैठे हुए थे, बीजेपी के थे। तो अंत में टिकट का नाम उनका ही चल गया, मेरा रह गया पीछे। आपने तैयार किया? मैंने ही तैयार किया उनको। तो मैं उस दिन मुझे 104 बुखार था मुझे, तो मैं चौधरी बिलाल से मिलने गया, दिल्ली में राजपुर गेस्ट हाउस है। तो मैं चौधरी साहब नमस्ते, बोल भाई टिकट तो नहीं मिल रही। मुझे कोई बात नहीं है, जाऊं मैं घर अपने? बोले हाँ जाओ। मेरी एक बात तो और बता दो, क्या मैं जीत सकता हूं? बट 100% जीतेगा। और मंगला जी वो तो हारेगा, फिर आप हारे टिकट दोगे किसी को? बोला अडवाणी हट रहा है। मैं चौधरी साहब आपसे इतना आइडियल हिंदुस्तान में है कोई? अच्छा बोला आज टिकट दिलवा दूंगा, चिंता मत कर। मुझे शाम को टिकट मिल गई। फिर मैं खड़ा हुआ था वहां पर, अब क्यों खड़ा है? मुझे कट तो नहीं जाएगी जब 82 में कट गई थी। बोला अब हमने टिकट दिया, छोटा साहब ने कहा कि वो नहीं कटेगी। हाँ आ गया जी। अब वो किशन चंद जी हमारे साथ ही थे जो कांग्रेस टिकट लेके आ गए। तो धर्मेंद्र जी मैंने उनसे कहा किशन चंद जी आप टिकट क्यों ले आए? पर क्यों? मेरी वोट आएगी 30,000 और तेरी आएगी 15,000। तू 15,000 हारेगा, मुझे जोर पड़ेगा, मेरा दोस्त भी वोट हारा है। तो 15,000 डिफरेंस है। हाँ देख लेना। अब अगर रिजल्ट आया जी, मेरी वोट आई 30,602, तो उसकी आई 16,000। हम 14,602 जीत गए। अब चौधरी आज बीमार हो गए, एमएलए सीएम बनने के बाद दाखिल थे लोहिया हॉस्पिटल में, वहाँ पर जेपी हॉस्पिटल में।
मैं उनसे मिलने गया, छोटला साहब बैठे हुए थे वहाँ। 15 मिनट बात की, हालचाल पूछा, तो मैंने कहा जी मैं चलूँ? बोला हाँ जाओ। तो मुझे वो 2 कदम छोड़ने आए छोटाला साहब, क्या 10 कदम, 2 कदम क्या 10 कदम तक आए। मगर निश्चिंतों को जाऊँ, मैंने उनसे यूँ कह दिया, सोच समझ के कहा, और उन्होंने सोच समझ के जवाब दे दिया। बोला हाँ तुझे मंत्री बना रहा हूँ, निश्चिंत हो जा। उन्होंने यूँ कह दिया। आपको पता लग गया मंत्री बन रहे हैं। तो मैं तो ना किसी को लेके गया, ना मैंने कुछ कहा। मैंने तो उनसे ही कहा उस दिन कि निश्चिंत होकर जाओ। बोला हाँ निश्चिंत हो गया, तुझे मंत्री बना रहे हैं। तो पहले जो 5-7 मंत्री बन गए थे, उसके बाद में धर्मवीर और मैं दोनों हम राजमंत्री बनाए जब बी डी गुप्ता जी का बाई इलेक्शन था। मुझे इंचार्ज बनाया वहाँ शहर में, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया विद लेबर एम्प्लॉयमेंट। पहली बार 20 अगस्त 1987 को मैं मंत्री बन गया जी। पाँच महीने में 54 फैक्ट्रियों में स्ट्राइक लॉकआउट था पूरी आंध्र प्रदेश में, केवल 2 में रह गया। सब बढ़िया सुलटा दिया फर्स्ट क्लास तरीके से। बीटीएम में 4000 लोग काम करते थे, उसकी भिवानी में बंद थी फैक्ट्री। स्ट्राइक लॉकआउट दोनों थे। मुझे छोटा साहब का मैसेज आया अमेरिका से, मैं कहते यार क्या रहेगा, मैं 4 दिन में स्ट्राइक लॉकआउट खुलवा दूंगा जी। खुलवा दोगे? मैं हाँ पक्का वायदा आपसे। 4 दिन में खुलवा दी। तो इस तरह। अच्छा, वो बीच में रोक रहा हूँ, तो वो वाला बताओ मुझे, जो आपके एक आईएएस रिश्तेदार थे और जब आप मंत्री बने। हाँ वो ये हुआ, बात तो 1970 में मैंने एमए कर ली। 1971 में अभी मैं लेक्चर लगा नहीं था। अच्छा। मैं उनके पास एक दिन एक शादी में गया मेरठ, तो मेरे पिताजी के मौसी लड़के थे वो। अच्छा। मैंने पैर छुए, वो कहने लगे बेटा आशीर्वाद है। क्या कर रहे हो? मैं एमए का काम दिया है मैंने, और सेकंड डिवीजन आएगी मेरी, लेकिन नौकरी की बात मुझे बता देना। तो खुद ही कहा उन्होंने। जब रिजल्ट आ गया मैं उनके पास गया, मैं कहा जी मैंने एटलस साइकिल्स में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की टेस्ट पास कर लिया है, इंटरव्यू आप कह दो जरा। तो मैं हर शुक्रवार को जाता था उनके पास। मैं 26 हफ्ता गया, 26 हफ्ते लगातार नौकरी के लिए, हर वीक। कहाँ रहते थे वो? वो यहीं पर बहादुर शाह जफर रोड पे कोई दफ्तर था उनका, वो दफ्तर पे जाता था मैं हर हफ्ते जाते थे? हर शुक्रवार को। और वो मुझसे यूँ कहते थे कि जी वो आज तो हम ताश खेल रहे थे, वो बात नहीं हो पाई। अगले सप्ताह गए, आज हम बिलियर्ड खेल रहे थे, वो मैंने कहा तो था कर मैं बात करूंगा। अगले सप्ताह गए, वो आज वो टहलने चले गए, आज अगले सप्ताह गए। तो हर सप्ताह जो सोनीपत में होती है। उसके मालिक से वो उनके मित्र थे, कपूर। इस बीच में मुझे उनके एक भाई और मिल गए, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे गुजरात में। तो उन्होंने मुझसे कहा जी आप मुझे पूरा बायोडाटा भेज देना, मैं आपको अहमदाबाद लगवा दूंगा। मैंने बायोडाटा भेज दिया। एक तीसरा भाई उनका आईएमए का प्रेसिडेंट था दिल्ली में, सारे इंडिया का, इंडियन मेडिकल एकेडमी का। मैं उससे मिलने भी गया, तो कहने लगे जी तुम्हारी सेकंड डिवीजन है। यार मेरा बेटा तो ठस है बिल्कुल, क्लर्क लगवाता हूँ तुम्हें। क्लर्क नहीं बनना मैंने भाई, क्लर्क तो जीवन में बनना ही नहीं है। तो खैर मैं वहाँ उनके पास फिर गया जी दफ्तर में। 26 हफ्ता मैंने कान में 3 घंटे लगाए। मैं आज के बाद इनके पास किसी के पास भी नहीं जाऊँगा मिलने के लिए, नौकरी के लिए। और इनसे जब मिलूंगा जब लाल बत्ती गाड़ी में बैठ के आऊँगा, और इनसे मिलूंगा ही नहीं। ये ऐसा आपने मन में सोचा या उनको बोल दिया? ना, मैं मन में सोचा, उनको नहीं बोला मैंने। ये सोच के मैं वहाँ से आ गया। अब 71 में मुझे एक कॉल आ गई गवर्नमेंट कॉलेज जींद से, तो मैं वहाँ भी नहीं जाना चाह रहा। तो मेरे फादर कहने लगे किराया तो मैं दे रहा हूँ, जा तू। और वहाँ गए, 9-10 महीने हो गए थे मुझे पढ़े पास किए हुए भी। मुझे 2 प्रश्न पूछे, मैं बता नहीं पाया। फिर 3 प्रश्न और पूछे, मैं बता दिए मैंने। तो मैं वहाँ चलने लगा। तो एक चमन लाल सिंगला होते थे हेड डिपार्टमेंट में, कहा भाई जा कहाँ रहे हो? मुझे मैं जाऊँ, मेरा सिलेक्शन तो यहाँ होना नहीं है, अब चलूँ अपने घर को।
बोले तुम सेलेक्ट कर लिया तुम्हें। अच्छा, वो नौकरी मिल गई थी? मिल गई, लेक्चरर की? लेक्चरर की, अच्छा, कॉलेज में? कॉलेज में। तो मुझे आपने क्यों ले लिया जी, मेरे 2 क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाया। बस तुम बच्चों को कंट्रोल कर लोगे, हमें ये उम्मीद है पूरी। तो मुझे उन्होंने लगा लिया। अब मैं बच्चों को पढ़ाया करता, मुझे लगता था कि मैं 50,000 आदमियों को भाषण दे रहा हूँ उस वक्त। बोलने की प्रैक्टिस हो गई आपकी। तो मैं 31 मार्च तक रहा, 23 जनवरी से 2.5 महीने 2 महीने रहा मैं वो लेक्चरर। मैं आ गया जी। उसके बाद मैंने लॉ ज्वाइन कर ली 72 में, और 75 में लॉ कर ली। इससे पहले भी मैंने आईएएस का एग्जाम भी दिया था। अच्छा, मैं एमए पार्ट 1 में था जब, तो मैंने वहां पर पहले इम्तिहान दिया उसका एमबीए करने के लिए। वहाँ मेरा नाम आया वेट लिस्ट में, वो वेट लिस्ट में नहीं नाम टूटा। फिर मैं आईएएस का इम्तिहान दे दिया, तो उसमें क्लियर हो गया, 47.5 नंबर आ गए मेरे। अच्छा, और उस साल 47.5 इंटरव्यू बुला लिया था, लेकिन मेरा एक पेपर रह गया उनमें से, जनरल इंग्लिश का। अच्छा। बाकी पेपर क्लियर थे सारे, तो मैं वहाँ नहीं हो पाया। तो खैर हमने सोचा कि अब लाल बत्ती गाड़ी में बैठना हो तो कोई काम करना ही नहीं है, फिर राजनीति में ही आ गए। शुरू हो गए हम। तो मैं जब मंत्री बन के मैं गुड़गांव भाषण दे रहा था, तो वो हमारे चाचा जी सामने बैठे हुए। जिनके पास नौकरी के लिए हाँ, जब भाषण खत्म हुआ वो आए, तो मंत्री जी मुझे पहचाना। मैं, हाँ चाचा जी आपको कैसे नहीं पहचानूंगा, आपने मुझे मंत्री बनवा दिया, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा मैं कहा, आपके पास से मैं उस दिन कान में 3 घंटे लगा के आया था। मैं लाल बत्ती गाड़ी में रहूंगा, आपसे वैसे नहीं मिलूंगा। पर मुझे मिलना, हाँ घर आना। आए घर पर, यहाँ पर वो क्या, फिर उनकी वो डेथ हो गई बाई चांस। उनको काम था, मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। उनका कोई काम था? वो कहते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्लॉट ले दो, वो सीएम साहब के हाथ पे होता है, जब खुलेंगे मैं कह दूंगा उनसे। बाई चांस फिर वो उनकी डेथ हो गई। तो खैर 16 जनवरी 88 को मैं शिमला में था। मुझे 15 को मैसेज आया, तो 15 जनवरी 88 को कि भाई रीशफलिंग हो रही, जल्दी आ जाओ वापस। तो मैं आ गया जी। फिर मुझे हाउसिंग डेली डेवलपमेंट स्टेशनरी डेवलपमेंट दिया, वो तो हुई राजमंत्री की। फिर वो ऐसा हुआ कि बंसीलाल जी ने पंजाबी सम्मेलन किया बंसीलाल जी ने रोहतक में, अच्छा, और उसी दिन भजनलाल जी ने किया करनाल में। एक ही दिन 2 पंजाबी सम्मेलन थे हरियाणा में। तो देवीलाल जी ने क्या किया, मंगल सैनी को बना दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और मुझे बना दिया कैबिनेट मिनिस्टर, राजमंत्री से प्रमोट कर दिया। उसका इफेक्ट ये हुआ था, डर गए, मतलब उन सम्मेलन से डर गए। उनसे उनको लगा हुआ कुछ न कुछ। मुझे डिपार्टमेंट दिया समाज कल्याण का। थोड़े दिन में वो रहा, फिर देवीलाल जी बन गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो 84 सीएम बने। 5 दिसंबर 89 को मैं लोकल गवर्नमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, एंड जस्टिस, ये 3 डिपार्टमेंट रहे कैबिनेट मिनिस्टर विद कैबिनेट मिनिस्टर। समाज कल्याण भी पहले कैबिनेट मिनिस्टर, अब दोबारा कैबिनेट मिनिस्टर बना। फिर बीडी गुप्ता जी बने। फिर लोकल गवर्नमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस और लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे रहे। फिर हुकम सिंह जी आ गए। फिर उन्होंने मुझे पंचायत डिपार्टमेंट दिया, डिपार्टमेंट पंचायत। तो एक बात मैं और बताऊं, कभी मैंने ये कहा ही नहीं मुझे कौन सा डिपार्टमेंट देना तुमने, मैंने कभी बात नहीं की, जो दे दें ठीक है। तब तो सरकार ऐसे बदल रही थी जैसे सो के उठो सरकार बदली। आप ये देखो ना, बहुत से लोग तो बड़ी चुगत में लड़ाते हैं डिपार्टमेंट लेने के लिए, झगड़े होते हैं। आप और स्टेटों में देखते हो, हमने किसी बात नहीं करी हमें कौन सा डिपार्टमेंट देना, जो दे दो, जो विदाउट पोर्टफोलियो दे दो। जैसे रोज रोज सरकार, कभी ये मुख्यमंत्री, कभी वो मुख्यमंत्री, बताता हूँ मैडम। तो धर्मेंद्र जी, हमने कभी कहा ही नहीं हमें कौन सा डिपार्टमेंट दो तुम, हमें पैसे लेने ही नहीं है कहीं से, कोई डिपार्टमेंट दे दो, विदाउट पोर्टफोलियो रख लो, कोई बात नहीं, हम तो पैसे ले लेंगे, हमें तो सेवा करनी है। तो मुझे दे दिया डेवलपमेंट पंचायत। तो मैं ओएसडी से मिलने गया, मगर जी मुझे आपने डेवलपमेंट पंचायत क्यों दे दिया, मगर क्यों ठीक नहीं है, मगर नहीं मैं काम बढ़िया कर दूंगा, फिर मुझे तुम हटाओगे तुम। मैंने इसलिए बनाया कि बढ़िया काम करोगे, मैं चलो ठीक है। तो जी 4 महीने के बाद फिर मुझे वो अगली रिफंडिंग हुई, फिर दे दिया टेक्निकल एजुकेशन। अच्छा, इस बीच में एक और परिस्थिति आई पैदा।
जब 23 मई को बीडी गुप्ता जी सीएम बने तो मुझे भी ओएसडी आए हमारे घर कि आपको सीएम बना रहे हैं, आप जल्दी जल्दी पहुंचो। आपके पास आए? हाँ, मैं क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे? बोले मंत्री जी कुमार आप मजाक करने आए हो? मैं अब घर आया हूँ, चुनाव ने भेजा है मुझे और आप जल्दी जल्दी पहुंचो। मैं समझ में आया, मैं ना दो जल्दी जल्दी पहुंच गया जी। मुझे 2 मंत्रियों ने मुबारकबाद दिया जी, आपको सीएम बना रहे हैं, बधाइयाँ। बड़ा हैरान था मैं। खैर वो सीएम बना दिए बीडी गुप्ता जी। फिर मुझसे किसी ने कहा ही नहीं, मैं अपना घर आ गया। अब पता नहीं क्यों बुलाया था, पता नहीं क्यों चुप रह गए, क्या हुआ अब ये तो वो बदल गया होगा। बदल गया होगा। तब तो मुख्यमंत्री तो कुर्तों की तरह बदल रहे थे जी। अच्छा, फिर दोबारा भी सेट ही नहीं हुआ। जब बीडी गुप्ता हटे फिर चक्कर शुरू हुआ, लोग बाहर दर्शन पर जा रहे थे, मैं लॉयलिस्ट में था, अड़के जो रहता था, सेक्रेटरीट जाता था रोज। जब चौटाला साहब के देवरा के जो खास धुरंधर थे, जिनको महकमे बढ़िया दे रखे थे, जो बढ़िया विश्वस्त थे, वो बाहर दर्शन पर जा रहे हैं और मैं सेक्रेटरीट में बैठा हुआ। अच्छा, आप नहीं गए थे? मैं जी, मैं अटके रहा। मैं तो मुझ में यही खास बात है, मैं भाजपा में अटके रहता हूँ। भाजपा में जब मैं लोकदल में था, मैं अटके लोकदल में था। मैं किसी औरों से मिलता ही नहीं था, मैं नेताओं से नहीं मिलता था, मैं दूसरी पार्टी वालों से। मैं क्या करना मिल के, मुझे उनसे काम ही नहीं, देना नहीं लेना। तो एक दिन मुझे मैसेज आया 20 रोजा का कि जी आपने फ्लैग ऑफ करना है, ट्रेन ये शताब्दी एक्सप्रेस जो है ये कालका चला करेगी बजाय चंडीगढ़ के, इसको बढ़ा दी जगह। पहले दिल्ली से चंडीगढ़ थी ना, फिर कालका चंडीगढ़ चलेगी। तो उधर से आना था शांता कुमार जी ने, इधर से जाना चौटाला साहब ने। मुझे समझा जी चौटाला साहब नहीं जा पाएंगे, कुछ जरूरी काम पड़ गया है, आप जाओगे। तो मुझे विश्वास करना था उनका, मैं गया फ्लैग ऑफ करने के लिए वहां। तो इस तरह चलते रहे हम। अब 6/4 को सरकार टूटी, 6/4/91 को। तो मेरे ख्याल 5 तारीख को मीटिंग बुलाई चौटाला साहब ने एमएलए कि भाई क्या रहेगा, आप सरकार कल डिसॉल्व करेंगे। मैं कहा जी ना करो तो ठीक है। बोल क्यों? ये वेल्स तो कह रहे हैं 48 सीट जीतेंगे। मैं कहा जी वो 48 सीट जीतेंगे। बेल सिंह मलिक। मैंने कहा जी ऐसा है, एनटी रामाराव जी ने डिसॉल्व करके इलेक्शन करा लिए थे और मिट्टी पलीत हो गई थी, सरकार नहीं आ रही, जमा भी बुरी हालत होगी, इसलिए हाँ अभी मत करवाओ। बस तू तो निराशावादी है। मगर जी मैं तो सच बता रहा हूँ आपको, मुझ पर झूठ नहीं बोला जाता। हमारे योगेश शर्मा हमारे साथ, ये भी जो बोलनी सच बोलते थे। ये भी स्टेट पलवल के ही रहने वाले हैं, वो भी हमारे साथी हैं। बड़े भगवान शाह जी थे यहाँ पर, वो बेचारे डेथ हो गई उनकी। तो मैंने कहा जी कि वो आप इलेक्शन मत करवाओ भी, कुछ दिन और टाल जाओ जैसे तैसे। इलेक्शन करा दिए, फिर वो 19 सीटें जीती। तो मुझे बड़ा, हाँ मैं ये बता रहा था, मुझ पर बड़ा प्रलोभन थे, जो चाहिए वो लो, डिप्टी सीएम बना देंगे, अगर ये टिकट दे देंगे। नहीं भैया और कोई ढूंढ लो, मैं तो इन चीजों में विश्वास करता ही नहीं है। मैं तो कट कर दिया ना चलने कर लेंगे। मैं देखो, मैं विश्वास नहीं करता भैया। ऐसा है कि मैं तो सूखे चने चबाता हूं, भुने हुए। जो मालिक मुझे देगा ना, मैं बोलूंगा सही तरीके से। गलत तरीके से ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, ना मुझे मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए। धरती का आदमी हूं। पहली बार मुझे एमएलए बनने के बाद किसी ने पूछा कि आपकी हॉबी क्या है? मैं कहा जी मेरी हॉबी है टू लव एंड सर्व ह्यूमन बींग्स, मानव मात्र की सेवा और मानव मात्र से प्यार। और मेरी कोई हॉबी नहीं है। मुझे खाना पीना सब साधारण। देखो मैं गांव में जाया करता था कहीं रात के 11 बजे स्कूटर पर, पहले साइकिल पे,
तो किसी गांव में गया, अब यारी दोस्ती सब भी गई, जान पहचान हट गई थी। बोले खाना नहीं खाया होगा। मैं हाँ खाना खाया तो नहीं है, पर अब खाऊंगा नहीं। बोले ये कैसे होगा? मगर नहीं खाना नहीं खाना भाई। बोले ये तो होगा ही नहीं। अच्छा मगर जो पड़ा है वो ले आओ, सब्जी नहीं बनाने दूंगा भाई। अब तो अपनी घरवाली को उठाया, सब्जी बनाए नहीं, ये फिर मैं जा रहा हूँ। तो मेरी याद है रमन जी, मुझे ये स्नेह मिलता था कि मुझे पता है घर गांव में घर की गृहिणियां जो है सवेरे 4 बजे उठती हैं, रात को 10 बजे सोएंगी। अब उनको मैं 12 बजे खाना बनवाऊँ उनसे, यार ये आत्मा नहीं उठती इस बात को, है जी, पाप चढ़ जाएगा। हाँ ये पाप चढ़ेगा। मुझे तुम मिर्च दे दो, मुझे मिर्च से खा लूंगा, रूखी पड़ी है वो दे दो, बासी रोटी पड़ी वो दे दो। तो अपना ये स्वभाव रहा बचपन से। मैंने तो जीवन में ये सीखा है, मेरी दादी मुझे गीता पढ़ाया करती जब मैं 5वीं में पढ़ता था। आपको एक बात और बता दूं, मैं पढ़ता नहीं था जाओ, क्योंकि गीता के शब्द सख्त होते हैं, सख्त। अब 8.5-9 साल का बच्चा हो, गीता में क्या इंटरेस्ट आएगा उसको? तो मेरी दादी मुझे कहती थी बेटे 4 आने दूंगी तुम्हें। 4 आने उन दिनों में बहुत बड़ी चीज होती थी, 1958-59 में। फिर मैं गीता सुनाया करता था उनको, 18 अध्याय पूरे हो गए फिर शुरू करवा देती थी। तो मुझे उसका ये असर पड़ा, शायद कुछ ना कुछ मैं महसूस करता हूं कि मेरा मन नहीं करता किसी साथ जाति करने के लिए, मेरा मन नहीं करता किसी के साथ नुकसान करने के लिए, मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी के काम ना आऊं। मुझे ये काम आऊं हर एक के, मुझे लोग प्यार करें इसलिए प्यार करें कि मैं उनकी सेवा करता हूं। मैं रानी इसलिए हूं। मुझे लोग ये कहते हैं, अब एक बात कि नहीं इस युग में क्या काम है ऐसे आदमियों का? किस युग में तो काम है ऐसे आदमियों का। इस युग में ऐसे आदमी चाहिए जो भले आदमी हो, शरीफ आदमी हो, जो जनता की सेवा करें। और मैं तो ये चाहता हूं कि भारतवर्ष विश्वगुरु बने, अब से नहीं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था जब से। एक मेरी इच्छा और है कि मैं विश्वगुरु भारत बने और उस मशीनरी का मैं पुर्जा बनूं जो विश्वगुरु बनाए। ये जरूर मेरी इच्छा रहती है। आप पूछो क्या कह रहे हो? 82 में चुनाव लड़िया, 87 में जीते, मंत्री बने, उसके बाद 91 का चुनाव हारे, 96 में टिकट नहीं दी, 96 का लड़ा निर्दलीय। उसका बताऊं मैं आपको पहले, इस बीच में यहीं पर ही 96 में टिकट का इलेक्शन टाइम आ गया तो उनका टिकट मुझे देंगे और किसको देनी? मैं ही लॉयल आदमी था, मैं ही पार्टी में था, इनेलो में। तो वर्कर कहने लगे हमारे साथी, यार तो मिल तो ले चुटला साहब जाके। हम मिलने के चले गए दरवाना में जी, रात को 12 बजे पहुंचे वहाँ। वो भीड़ से घिरे हुए थे, धक्का मुक्की से अंदर पहुंचे। उनका मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अरे बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचे थे, फिर खाना खाने में चले गए। तो खैर आए, हाँ कहते हैं पहले तू बता, मगर मुझे फार्म भरना है कि नहीं भरना? बस तू MLA MP दोनों भर दी हो। मगर जी ये क्या तरीका, कल तो फार्म भरना है और आज मुझसे कह MLA दोनों भर दीजिए। अब ये तो कोई MP के लिए तैयारी करनी पड़ती है, ये थोड़ा कोई तो पैसे मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं है, मैं मदद कर दूंगा। मगर नहीं जी, मैं अब लोग नहीं मानेंगे जी, मैं तो अब MLA 2 तो मैं लड़ूं, नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा तू मेरी नहीं मानेगा, मैं चल मान लूंगा। मैंने आकर दोनों फार्म भर दिए जी, MP का भी MLA का भी। अब मैंने इस प्लॉट पर पंचायत बुलाई है, तो उसमें सबने कही जी नहीं MP नहीं लड़ना जी। अब मेरा बेटा है राजू, इतना इसको टैक्टिकल है, ये इतना एक्यूरेट इसकी जजमेंट है, इसलिए 16 साल का था, मेरे पापा लड़ना इलेक्शन। और मैं लोगों की मान गया कि नहीं लड़ना। मैंने MP का नाम वापस ले लिया और MLA का नाम वापस लेने जा रहा था, चुनाव साहब का फोन आया, कहते यार क्या नहीं वापस क्यों ले लिया था? मैं MLA का वापस लेने जा रहा हूँ। अब मैं कोर्ट में पहुंचा, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, 1000 आदमी इकट्ठे हो गए, मुझे फिर घेर लिया, फिर मैं आजाद रह गया और मैं हार गया और मुझे पार्टी से निकाल दिया 96 में। ऐसा तो नहीं था कि आपने जानबूझ के? मैं तो देखो, मैं ऐसा है, मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूं। अगर मैंने लड़ना है तो मैं कह दूंगा मैं लड़ रहा हूं, मैं पहले तैयार होता। अब मैं लड़ने की तैयार था ही नहीं। तो इनेलो ने किसको दी टिकट? जिसको दी उसकी जमानत जब्त हुई। वो चेतीलाल जी वर्मा एक होते थे, आप 2 नंबर पर हैं। मैं आजाद, मैं भी, मेरी भी जमानत जब्त हुई। अच्छा। वो था कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, चेतीलाल वर्मा जी उनका भतीजा था। अच्छा, फिर उसके बाद आप 96 के बाद 2000 अब 2000 में मुझे फिर पार्टी में ले लिया, 98 में 2000 में टिकट दे दी, 98 पार्टी में ले लिया। कब लिया? तो देवीलाल जी रोहतक चुनाव लड़ रहे थे, तो तब जरूरत थी मेरी, पंजाबियों की जरूरत थी उसमें। तो मैं वहाँ चुनाव साहब मुझे साथ लेके गए कि मैं हरियाणा का सबसे ईमानदार आदमी, राजनीति में सबसे बढ़िया आदमी ये है। पंजाबियों के पहले ही बड़े नेता थे, सुभाष बत्रा जी बैठे थे, उनसे भी थोड़ा कोई पूछता था बेचारे। 3000 वोट आई देवीलाल जी की वहाँ पर,
और जब मैं साथ था जब 99 आई, इतनी बड़ी, ज़्यादा नहीं बड़ी। तो फिर उसके बाद में फिर 2000 चुनाव आया, तो फिर चुनाव साहब ने मुझसे खुद कहा एकदम, मैं कत्याल में तो टिकट नहीं दे रहा। मुझे बहुत बढ़िया आपने बता दिया, मुझे ऐसे नेता पसंद है, मुझे बता देंगे मैं नहीं दे रहा आपको। मैं जाऊं जी, जाओ। मैं एक बात कहता जाऊं, मैं आप जिसको टिकट दे रहे हो उसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि 7 जन्म नहीं बनेगा ये, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह के आए थे दिल पल में कि भाई के अंदर आकर धूल चटा दो, वो तो चाटेगा नहीं, फिर कौन चाटेगा जी। नंबर 3, आप टिकट उसको दोगे, लोग कहेंगे कत्याल चौटाला साहब ने पता नहीं किस प्रलोभन पे टिकट दे दी उसको, तो क्यों बदनामी बोल लेते हो। बोले यार तू मान जा, मेरी मजबूरी है। कोई नहीं, मैं मान गया जी, अब मैं उसकी मदद करूंगा, आपको वायदा देता हूं। पर आपको वो ये कह देगा हारने के बाद मुझे कत्याल ने हरा दिया, और आप उसकी मान लोगे, मेरी ऐसी कर दोगे आप, बोल नहीं मेरी साइड ही तेरे पीछे रहेगी, वो फिर ठीक है जी। तो मैंने उसके दिल से मदद की जी, वो फिर भी हार गया। वो लोग चाहते नहीं थे। चुनाव नहीं लड़ा? मैं नहीं लड़ा, उसके साथ रहा, मैं लड़ डट के 2000 में। सरकार चुनाव साहब की आई, सरकार उनकी आई, उसने कह दिया, मुझे कत्याल ने हरा दिया। अच्छा, तो मेरी ऐसी कर दी 2.5 साल तक। राम उन्होंने वो बात मान भी ली? मान ली। 2.5 साल तक फिर मुझे बिल्कुल उन्होंने पूछा ही नहीं, मुझे ना स्टेज चढ़ने दे कोई, ना मुझे वहाँ सीएम से मिलने दे कोई, पार्टी में ही था, हर झगड़ा होता था अधिकारियों से। फिर 2002 में मुझे एक दिन फोन आया अजय चौटाला जी का कि आपको मेंबर HCRC बना देते हैं। मेंबर बना दिया आपको? मेंबर HCRC, अच्छा, हरियाणा इलेक्ट्रिक कमीशन, राज्य लेवल की पोस्ट थी, गवर्नर ने ओथ कराई थी 8वीं बार, वो मुझे बना दिया जी। बनाने के बाद फिर नाराज हो गए, फिर कोई 1.5 साल तक काम ही नहीं कहा कोई। फिर एक दिन कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, आज से ठीक है। फिर कहा अच्छा इलेक्शन लड़ लो। अब 2005 में फिर बुरा हाल था पार्टी का, खराब हो गई थी। अब अफसर ये कहे इलेक्शन मत लड़ो जी, अधिकारी कहते थे, मगर नहीं यार नेता कह रहा उनकी मानूंगा भाई, तो मैं इलेक्शन लड़ा जी। वोट मेरी 30,000 आई, फिर भी 30,000, नंबर 2 पे था मैं। हरियाणा में मैं 15 नंबर पर था वोटों के हिसाब से, इलेक्शन हार गए। 2 महीने बाद मैं दिल्ली गया तो मुझे चौटाला साहब कहने लगे भाई कत्याल तेरे MP लड़ना अगला, तो इसे आज ही कह दी मैंने। फिर मत कहना मुझे कहीं नहीं सिर माथे पे, आपने आज कह दी मुझे MP लड़ूंगा, ठोक के लड़ूंगा। मैंने MP तैयारी शुरू कर दी जी। अब ये 2005 की बात है, अब 9 तक मैं तैयारी करता रहा। इलेक्शन आया जी, वो साहब समझौता बीजेपी से हो गया, टिकट दे दी बंदा साहब को, कोई बात नहीं है, हम उसके साथ रहे। फिर 14 तक करता रहा मैं MP के लिए। अब MLA की तैयारी आई तो MLA का फिर मना कर दिया जी, को मैं तो किसी और को दूंगा जी। तो मैं गुस्से में होकर आ गया जी वहाँ से। फिर वो फोन चौटाला साहब का आया, मैं कहा अच्छा चलो आपका कैंडिडेट बनाएंगे इसको जी, बन जाएगा, मैं 100% बनाएंगे जी। बन गया जी, बनवा दिया, मेहनत करी टूट के बनवा दिया जी। उसने कह दिया कत्याल तुम मेरे खिलाफ रहा है जी, फिर उसकी मान ली चौटाला साहब ने। तो ऐसा मुकद्दर खराब रहा मेरा कि जो और कोई कह दे मेरे बारे में उसी को मान लेते थे। अब 14 का चुनाव आया, फिर MP की टिकट देनी थी, फिर दे दी RK आनंद को। उसे किसने वोट देनी थी, 1 लाख वोट आई उसकी, 1,30,000। अब MLA का आया, मैं तो टिकट फलाने को दूंगा जी, मुझे आप जता लेना इसको, तो मेरी गर्दन काट देना अगर जीत जाए तो। हम गुस्से में होकर फिर आए जी वहाँ। फिर मैं एकदम मिलने गया, 50 आदमी साथ थे, उन्होंने हमारी खूब बेइज्जती की। कहने लगे तू स्वार्थी है। मुझे चौधरी साहब जब आप मुख्यमंत्री थे, जब तो आप मुझसे यूं कह रहे थे कत्याल तेरे जैसा आदमी हिंदुस्तान में नहीं है, और जब तू ईमानदार था तो मैं आज भी राजनीति देखा ही नहीं मैंने, और तेरा कि मैं तो कुछ भी नहीं है। आज आप मुझे स्वार्थी बता रहे हो। भैया आप मुझे एलर्जी है ना, तो मैं आज के बाद नहीं जाऊंगा आपके पास जी, हाथ जोड़ के मेरी नमस्ते आपसे जी। मैं कहा हमें आपने देखो मंत्री बनाया था, MLA बनाया था, हमें आपका एहसान मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आज ही मानते हैं। लेकिन ये इल्जाम लगाने में ये बर्दाश्त से बाहर है जी, और मैं 9 साल से सह रहा हूँ आपकी, मैं आज के बाद नहीं जाऊंगा जी। फिर मैंने पार्टी 14 में छोड़ दी जी, मैं बीजेपी में आ गया जी। बीजेपी वालों ने भी तो आपके साथ ही, अच्छा बीजेपी वालों में भी ऐसा ही किया। अब बीजेपी में जब आ गए तो बोला आपको टिकट दे रहे हैं जी, तो मुझे ये कहा जी कि आपको जीत रहे हो जो आपको टिकट दे रहे हो। अब चलो जी टिकट नहीं दी,
आपने सोचा उनकी मदद करेंगे जी, कोई बात नहीं है, टिकट नहीं होती कोई बात नहीं। मतलब जुड़ाला साहब वाला दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है यहाँ बीजेपी। चलो फिर ऐसा हुआ कि चल बंद करेंगे। अब जब बंद करने की बात आई तो ये कह लगे हमारा जी तो पड़ा है जी, हमारा तो कत्याल के पल्ले ही कुछ नहीं है। अब मैं 12 दिन इंतजार करता रहा। आखिर जब ये यूँ कहते रहे जी हमारा तो कैंडिडेट जीता पड़ा है जी, कत्याल के पल्ले कुछ नहीं है जी, वो बसपा वाले आगे मैं बसपा से लड़ गया जी। बसपा से लड़ गई, बसपा में 14 में, हाँ तो मैं हार गया जी, वो भी हार गया। अब फिर मैंने कहा ये पार्टी को जो नहीं करनी मैंने, अब अपने घर रहना है, अपने घर करेंगे जी, मरन दो, छोड़ो, हमारे भाग में नहीं है, किससे कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सीएम साहब को फोन कर दिया दिवाली में 15 में, खट्टर साहब हैं? तो मुझे वो पानीपत पहले मिल गए थे एक दिन, आपके कुछ रिश्तेदारी भी पड़ती है पंचनद में, पंचनद का जलसा था, तो स्वामी धर्मदेव जी ने मुझे फोन किया, बोले कत्याल साहब वहाँ जलसा है पानीपत में, सीएम साहब आ रहे हैं तो आप भी आओ। मैं भैया मैं तो भाजपा में हूँ नहीं, इसलिए मैं तो नहीं आऊँगा। बोले ये तो यार पंचनद का जलसा है, इसमें क्या बुराई है। अच्छा मुझे स्टेज पे बैठा देना, फिर नीचे बैठाओ, मैं वापस आ जाऊँगा वहाँ से। स्टेज पे बैठा दिया उन्होंने जी, सीएम साहब आए तो मैं कहा नमस्ते जी, और कत्याल साहब क्या हाल चाल है। मैं कृपा आपकी। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था मुझे सीएम साहब ये कहेंगे भाई चंडीगढ़ आना कभी, क्योंकि जब मैं मंत्री था मैं क्या करता था लोगों से, तो उन्होंने मुझसे नहीं कहा। तो मैंने अपनी जहब मिटाई, मैं सीएम साहब मैं चंडीगढ़ आऊँगा किस दिन, तो उन्होंने कहा दरवाजे खुले कभी आना, ये तो कहा उन्होंने, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि भाई उन्होंने मुझे खुद तो कहा नहीं था, इसलिए मैं गया नहीं। खुद मंत्र लिया था आपने तो। मैंने खुद मंत्र लिया, उसका फायदा नहीं है ना। अच्छा फिर आई आगे दिवाली में फोन, उन्होंने फोन नहीं उठाया। 2016 में एक फंक्शन हुआ फरीदाबाद में रेड क्रॉस का, तो मुझे किसी सज्जन ने कहा जी वो सीएम साहब आ रहे हैं और आप भी आ जाओ, आरएसएस के वो थे नेता कोई पदाधिकारी। मैं कहा जी मैं तो भाजपा में हूँ नहीं, मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ। बोले आप इसमें तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, चलो मैं स्टेज पे मैं बैठवा दूंगा, मैं तो बैठवा दूंगा, आ जाऊँगा। तो मैं स्टेज पे बैठ के जाके सीएम साहब आए, नमस्ते जी कोई बात नहीं हुई। दिवाली में फ़ोन किया जी, वो उन्होंने नहीं उठाया। अब 17 में ऐसा हुआ कि वो उसकी नरवीर सिंह जी की माता जी रद्द हो गई। नरवीर सिंह जी मेरे मित्र हैं, धर्मवीर मेरे मित्र हैं अच्छे, बहुत बढ़िया। और नरवीर तो हाउस बोर्ड चेयरमैन थे, मैं हाउस का मिनिस्टर था। हाँ, नया लड़का 26 साल का एमएलए बन गया था, मैं 39 साल का। 3 बार जीते, 3 बार मंत्री बने। वो 26 साल का एमएलए बना था, मैं 39 साल का था, तो मुझसे 13 साल छोटा। मैं हाउस का मिनिस्टर था, वो हाउस बोर्ड का चेयरमैन था। उसकी मदर की डेथ हुई तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया, मैं वहाँ चला गया जी। बाई चांस सीएम साहब मेरे साथ ही खड़े हो गए आके, तो मैंने उनसे हल्के से कहा जी आपकी तारीफ हो रही है, इन्होंने मुआवजा अच्छा दिया था उस दिन सरकार किसानों को, मैं किसान आपकी तारीफ कर रहे हैं भाई, लेकिन पंजाबी आपके पक्ष में नहीं लगाई पड़ रही जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ। और उनको आप करो, मैं तो करूँगा, मेरे को थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा। तो मैं उनसे थोड़ा यूँ कह दिया, बाकी बात खत्म हो गई। तो मैं दिवाली में फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठा लिया, उसमें तीर निशाने पे मार दिया उनके हैं? तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया 17 में। मुस्लिम साहब दिवाली मुबारक हो, धन्यवाद। मैं कहा जी मुझे एक इंट्यूशन हो रही है कि आप 19 में दोबारा सीएम बनोगे, नहीं बने तो मुझे जो सजा करो मुझे सजा कर देना। बोल अच्छा, बोल तुम कमल खिलाओ। मैं जी मैं दूसरी पार्टियों में रहा हूँ। बोल तुम पुरानी बातों को छोड़ो, नया शुरुआत करो, नया भविष्य शुरू। मैं चलो जी मैं आ जाता हूँ। तो मैं चंडीगढ़ चला गया। मैं जी मैंने आपको कहा था ना दोबारा सीएम बन रहे हो 19 में। बोल हाँ। मुझे एक कंडीशन और हो रही है, अब आप मुझे पार्टी ज्वाइन करा रहे हो, अब तीनों सीट नहीं जीती ना तो मुझे आप पार्टी से निकाल देना। पल हो था 3, पिछली बार तीनों हारी थी, इस बार मेरी तीनों गारंटी है। और मुझे टिकट दे दी तो प्रताप जीत जाएगी, अगर मुझे टिकट नहीं दी 3 फिर भी गारंटी जीतेंगे। मैं कह के आ गया। तो ये अक्टूबर की बात है मेरे ख्याल में, अक्टूबर 17 की। तो मुझे 3 जून 18 को फ़ोन आया बराला जी का
मैं किसी उसमें बैठा हुआ था संपगढ़ी में, तो मैंने उठ के आया मैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद मैं फ़ोन किया, मैं मेरा संपगढ़ी में था जी। बोला हाँ, वो कल पार्टी ज्वाइन कर लो जी, फिर मैं आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ से 16 गाड़ियाँ भर के ले गया, 80 का आदमी थे। पार्टी ज्वाइन हुई, बड़ी सारे चंदेड़ की प्रेस थी राजनिवास में। तो मुझे उन्होंने खूब खिंचाई की मेरी। पत्रकार तो आप जानो जी, खिंचाई खूब कर दें किसी भी करना चाहे। वो करते रहे, आध घंटा हो गया। मैं क्या मुलजिम की सुन लो थोड़ा सा भैया, अब तो तुमने मेरी खिंचाई बहुत कर ली, कुछ मुझे मौका दो। बोला हाँ आप कहो। मैं कहा आप आस्तिक हो कि नास्तिक हो? बोले ये क्या सवाल है? मैंने कहा जी कि आप क्या सवाल पूछ रहे हो मुझसे? मैंने तो आपसे नहीं कहा, अब मैं पूछ रहा हूँ तो मेरे सवाल का जवाब भी दे दो। बोले आस्तिक है हम तो भैया आस्तिकों की बात तो ये होती है कि यश अपयश लाभ हानि ये विधि हाथ है, जीवन मरण, ठीक है ना जी। जो पहले हो लिया वो तो हो लिया, वो ना मुझ पर उल्टा आ रहा है ना किसी और पे आ रहा। आगे की बता देता हूँ आपको कि मनोज लाल जी के साथ हूँ, जब तक मुझे साथ रखेंगे डट के रहूंगा, नहीं रहना चाहेगा घर बैठ जाऊंगा, और मेरी कोई मंशा नहीं है। और आप 6 महीने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दोगे, आपको 6 महीने टाइम देता हूं मैं तो ईमानदारी विश्वास करता हूं। राजनीति मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मेरा तो ये सेवा करने का मेरा एक मेरी हॉबी है। मेरी मौका नहीं दे रहे कत्ल साहब, इतने चुनाव लड़वा लिया, मत दो, नहीं दे, ठीक कोई बात नहीं है। देखो सारे उम्र चुनाव लड़वाते रहोगे क्या मेरे को? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, देखो ऐसा है। तो मुझे वो कहने लगे कि आप तो चेयरमैन बन रहे हो जी। जब भी 10 मिनट बाद ही मुझसे कहना आप चेयरमैन बन रहे हो जी। मुझे तो नहीं पता चेयरमैन का भैया। खैर मैं चेयरमैन बन गया जी हैबिट का। बहुत बढ़िया, मैंने ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में घूम घूम के लोगों की छापे पाट डाले, सब कुछ कर करा के वो कोरोना आ गया। कोरोना में सारे चेयरमैन रिजाइन लिया, मुझसे भी लिया। दोबारा नंबर अभी आया नहीं है। बाकी मेरी एक ज़रूर मेरी इंट्यूशन है ये, फिर मैं कह रहा हूँ अभी मुझे 2 असाइनमेंट और मिलनी चाहिए, जहाँ तक मेरी भगवान से जो मुझे मैसेज आ रहा है। अब वो कब मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भारत को विश्वगुरु बनाने की मशीनरी में एक पुर्जा मैं भी बनना चाहता हूँ। ये मेरी दिल इच्छा है। आजकल तो बन रहा है, विश्वगुरु बनने जा रहा है भारत तो बनेगा, इसमें तो कोई दुनिया रोक ही नहीं सकती। अब नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, बन जाएगा, उस दिशा में बढ़ रहा है तेजी से। कैसा मतलब विश्वगुरु कैसा होगा? सारे संसार के लोगों में एक महाशक्ति रूप में जाना जाए, जैसे यहाँ चीन और अमेरिका से भी आगे हैं। उससे भी आगे जाएगा, पीछे थोड़ा रहना है। देखो एक जो जमाना था जब सारे संसार के लोग यहाँ पर पढ़ने आया करते थे, एक जमाना था जब यहाँ के लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, जब यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट होते थे जिनका शासन रोम तक था, विक्रमादित्य का शासन आज के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रोम तक था। अब राजीव कत्याल हमारा बेटा है, बढ़िया जोर से लगा हुआ है, बहुत मेहनती, बहुत हिम्मत वाला, और लोगों की पसंद है, लोगों की सेवा के लिए उसमें एक जज्बा है, और उसकी बड़ी प्रैक्टिकल माइंड है लोगों की सेवा करने का, और भगवान कृपा करेगा। 2-3 छोटे-छोटे सवाल अब आप पूछिए। ईमानदारी से मैं चाहूंगा कि ईमानदारी से ही बता रहा हूँ सब कुछ। एक तो अब तक जितना भी टाइम आपने देखा है राजनीति में, आपको प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपकी नज़र में कौन है? इन खट्टर साहब का मत बोलना, क्योंकि खट्टर साहब अभी हैं, इनके काम का आकलन होगा जब ये देखो मैं एक बताऊं बात आपको। ऐसा ही देखो, मैं 4 मुख्यमंत्री साथ तो मंत्री रहा। हाँ, देवीलाल जी के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, बीडी गुप्ता जी के और साथ, हुकम सिंह जी के साथ। हर आदमी की अपनी भी क्वालिटी होती है। जो देवीलाल जी थे, 20-20 आदमी में भाषण दिया करते मेरे साथ, मैं लाउड स्पीकर लेके हाथ में, और 20 आदमियों में भी भाषण देना शुरू कर देते हैं। कॉमन मैन, और नब्ज पहचानते थे लोगों की, लोगों में लोगों का भला करने की भी मन में रहती थी, और
नए नए नेता भी बनाते थे, ये भी सही है। लोकलाज से चलता है, उनका जो नारा था वो उसको निभाते थे, एक पर्सनालिटी थे। ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेबिलिटी, अधिकारियों पर अच्छा उनका पकड़ थी, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते थे। ये कमी, अगर ये कोई पूछेगा ना कि भाई चौटाला साहब के पत्र का क्या कारण था, तो एक ही कारण था, खाली गुस्सा, और कोई कमी नहीं। खमा के उससे हो जाना और कोई जाके है उसकी बात मान लेना, अगले को मौका नहीं देना। भाई उससे तो पूछे, मुलजिम से तो पूछो भैया क्यों, कैसे, जैसे नाराज हो आप, उससे पूछना ही नहीं, उससे बातें नहीं करनी। और वो सफाई दे बताए तो उसको मानना ही नहीं। अदरवाइज उनकी खूब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी थी, खूब बढ़िया मेहनती थे। आज भी 50 साल की उम्र में मेहनत कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं चौटाला साहब। अब फिर मिलना नहीं हुआ आपका इन सालों में उनसे? नहीं, मैं उनकी मिस्र की डेथ हुई थी, वहाँ गया था। अब एक बार अभी कोई महीना पहले यहाँ किसी की शादी में जरूर नमस्ते हुई, वरना वो दरअसल मेरी आदत ये है ना कि मैं दूसरी पार्टी वाले नेताओं के पास मैं जा नहीं करता जाता। क्यों खामा बदमज़गी उनको करूं, क्यों अपनी करूं? बाकी मुझे नफरत किसी से नहीं है, मैं आज भी उनको सम्मान करता हूं। बंसीलाल जी से भी कभी मुलाकात? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई ना, मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई बंसीलाल जी से। बीडी गुप्ता जी थे, मिले, उनका थोड़ा पीरियड था। हुकम सिंह शरीफ आदमी थे, वो भी बढ़िया आदमी। खट्टर साहब है, इन्होंने अपना रंग जमा रखा है, 10 साल से मेहनत में लगे हुए। हर व्यक्ति अपनी अपनी क्वालिटी है, ये कंपैरिजन ये नहीं है कौन बढ़िया कौन घटिया है, ये नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, राजनीति में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बस यही एक कमी है, मुझ पे चॉइस ही नहीं होती, मेरे सब दोस्त हैं। फिर भी एक तो कोई होता है जो जिसने आपको आगे बढ़ाया हो, जिसने आपकी मदद की हो, जिसने कभी आपको धोखा नहीं दिया। अब नहीं, अब जैसे मुझे आगे बढ़ाया, चौधरी शरण सिंह ने बढ़ाया, मुझे देवीलाल जी ने आगे बढ़ाया, मुझे चौटाला साहब ने आगे बढ़ाया, मुझे खट्टर साहब ने भी आगे बढ़ाया। अब वो एक तो कोई ना रहा ना, मतलब ये एक ऐसा कोई धोखा याद है आपको जो राजनीति में आप समझते हैं कि ये ना मिलता तो मेरा कुछ जीवन और होता? नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखो मैं यूँ, अब जैसे मुझे टिकट कई बार नहीं दी चौटाला साहब ने। अब जैसे 96 में एमएलए बन रहा था, नहीं दी। 2000 में बन रहा था, नहीं दी। 9 में बन रहा था, नहीं दी। 14 में बन रहा था, नहीं दी। लेकिन वो उनका कसूर भी नहीं मानता मैं, ये अपने भाग्य में कसर होगी। मतलब आप उनसे कोई, मैं किसी से, अब मुझे 14 में सीएम साहब ने कहा टिकट दिलवा रहा हूँ मैं, 19 में कहा टिकट दिलवा रहा हूँ मैं आपको, जब भी नहीं मिली। तो उनका कसूर मैं नहीं मानता। ये तो हर आदमी की डेस्टिनी है, अपने कर्म में कहीं कसर रह गई होगी। अच्छा, मुझे लगता है आपके जैसे आपको इंट्यूशन आती है, तो अभी मेरे बारे में क्या इंट्यूशन कर सकते हो आप? नहीं, ऐसे नहीं आती इंट्यूशन मुझे, वो तो मुझे अपने आप ही आ जाए तो बात अलग है। लगाना पड़ता है। नहीं, कुछ नहीं, वो तो ऐसा होता है जो धर्मेंद्र जी कि मुझे ये थोड़ा मैं ज्योतिषियों को मैं, ये तो मुझे अपने आप ही वो ख्याल आ जाता है, तो आ जाता है जो आ जाता है, बस वो सोचे से नहीं आता, ना करने से आता है। ये तो पता नहीं अपने आप कभी आ जाए तो आ जाए, ये है बात। मेरे बारे में कोई ख्याल आए तो जरूर बताओ। अब बताऊंगा, ख्याल आए तो बताऊंगा जरूर। अभी जैसे अब मैंने अब सुनो, आपको बताया मैंने कि मुझे 1 जनवरी 21 को सुबह 3 बजे इंट्यूशन हुई कि मनोज 30 बार सीएम बनेंगे, 30 बार बनेंगे। अभी आपको ये इंट्यूशन है, लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। अब सुनो सही ना, तो मैं उनको बताना चाहता था इस बात को, मुझे बताने में 4 महीने लग गए, उनको टाइम नहीं मिलने का। 4 महीने बाद धक्के से मैं गया। मतलब आपकी ये इंट्यूशन है कि तीसरी बार वो, सुनो सही ना, मैं अब मेरी पूरी बात सुनो। तो मैं हरियाणा में उनसे मिलने गया, तो मिलना टाइम नहीं मिल रहा था, मैं चला गया जैसे तैसे। मगर मुझे काम नहीं है आपसे, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ बस सीएम आपने और बनना है, और मुझे इंट्यूशन हुई है 3री बार। लेकिन उसमें एक चेंज है बात में, क्या? कैंडिडेट बदलेंगे तो सीएम बनेंगे, नहीं बदलेंगे तो नहीं बनेंगे। फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको। कुछ कैंडिडेट तो 15-20 तो बदलते ही हैं, वो बीजेपी वाले सारे ही बदलते हैं 15-20% सीटें, तो अब जो मंत्री है उसकी टिकट थोड़ी काट देंगे। अब देखो बात ये है, बहुत से लोगों से लोग नाराज हैं। अब कोई एमएलए जैसे 3 बार से बन रहा है, उसकी टिकट कैसे काटेंगे? अब मुझे नहीं पता इस बात का, टिकट बहुत सारी बदलेंगे तो सीएम बन जाएंगे।
मतलब 90 में से कितनी सीटें बदलेंगे वो? नहीं, ये तो अब 90 में से 40 एमएलए है ना, हाँ 40 है। 40 में से 25 बदलनी पड़ेगी कम से कम, 25 बदलने पड़ेंगे, इसके बिना तो काम ही चलना, तब बन सकते हैं। फिर बनेंगे गारंटी से। चलो आपका मैसेज, वो मेरे वीडियो देखते हैं वैसे वो। मतलब ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। देखो मैं शुभचिंतक हूँ उनका, मैं मोदी जी का शुभचिंतक हूँ, मैं मनोज जी का शुभचिंतक हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हरियाणा मनोज जी के नेतृत्व में नंबर 1 हिंदुस्तान में बने। अच्छा, सारे पंजाबी साथ हैं सरकार, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है इस रूप में सारे पंजाबी साथ हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉपर रोहतक में तो साथ लगाने के लिए देखो, अभी मुझे कोई व्यक्ति कहने लगा सीएम साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस सीएम साहब को मिलने का टाइम नहीं किसी से। वो भैया ये समझाना कि अकेले के बनने से दुनिया नहीं बदलेगी। खाली मैं ये चाहूं कि मैं सृष्टि को बदल दूंगा, वो संभव नहीं है। टीम चाहिए, टीम चाहिए। आपको एक बात मैं और बताऊं, जब मैं मंत्री था, मैं दफ्तर से आता था 8:30 बजे, 9 बजे, पौन 9 बजे सेक्रेटरीट से। 10 बजे जाता था, 1:30 बजे खाना खाने आया, फिर शाम को 8:30, 8:30, 9 बजे तक आता था। तो मेरा गनमैन मुझसे एक दिन कहने लगा कि मंत्री जी बुरा नहीं, मैं एक बात कहूँ? बोले कहो। मैं इतनी मेहनत करने वाले दोबारा एमएलए नहीं बनते। वो भी, उसको भी इंट्यूशन थी। बल मैं कई मंत्रियों साथ रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो मैंने अपने सेक्रेटरी से पूछा, मैं कहा गनमैन ये कह, बल जी मैं आपको डर के कह नहीं रहा था, बात सच्ची है ये। तो मैं उस व्यक्ति को बता रहा था, मुझे देख भाई, खाली मेहनत करने से काम नहीं चलता, लोगों से मिलना पड़ता है, जो इनके शुभचिंतक हों, जो इनकी वाहवाही करें हरियाणा पर जाके, जो इनके नाम को बढ़ाएं, जो इनकी विजिबिलिटी को बढ़ाएं, जो इनके बारे में तारीफ करें, जो उनको भी तो साथ रखें कहीं। अब उनसे मिलेंगे नहीं ये, अकेले हरियाणा बदलने, हरियाणा बदल जाएगा हरियाणा अकेले। अब में काफी ऊर्जा है अब देखो, अब में तेवर बचे हुए हैं अभी। आई एम 20+30, यू समझो। नहीं जोश आ जाता है अपनी बात। नहीं देखो ऐसा है, अब मुझे खांसी थी, तो शायद वो भी ठीक हो गई। आप देख रहे थे पहले खांसी हो रही थी ना बड़ी। देखो हम ये चाहते हैं, आज हम भाजपा में हैं, भाजपा का परचम फहराए और वो विश्वगुरु भारत को बनाए, और मनोहर लाल जी हरियाणा को हिंदुस्तान का उन्नत राज्य बनाए। लेकिन इसमें जब तक वो लोग जिनको लोग चाहते हैं, जो इनके शुभचिंतक हैं, जो सही मार्ग पे हैं, जो ईमानदारी और मेहनत और सत्यनिष्ठा पे जुटे हुए हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, साथ रखेंगे, तो कैसे काम चलेगा? चलिए, मनोहर लाल खट्टर जी, सुभाष करताल जी की बात अगर आप सुनते हो, अगर ये वीडियो देखें तो इनकी बात पे गौर करिए। और वो कहते हैं ना, कोई भी जो कंडीशन होती हैं उस पर स्टार लगा हुआ होता है, शर्तें लागू। तो तीसरी बार सरकार बनानी तो इनकी कुछ शर्तें हैं वो लागू करनी पड़ेंगी। खैर, करताल साहब आपसे मुलाकात हुई और इतने समय से बातें हो रही थी, बड़ा मजा आया आपकी बातों में। नहीं, बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवादी हूँ पलवल क्षेत्र की जनता का और हरियाणा प्रदेश जनता का। मैं एक बात आपको लास्ट में बताऊंगा, मुझे एक दिन सीएम साहब ये कहने लगे, मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ, कि तुम्हारा हल्ला बहुत था जब तुम मंत्री थे। मुझे सीएम साहब के दिन जब मैं पार्टी ज्वाइन की, तब तो वो बेचारे, मैं अपने, आप जब मंत्री थे तब खट्टर साहब क्या कर रहे थे? अब आप देखो क्या कर रहे होंगे सुबह कर रहे थे तो मुझे वो ये मैं 87 बनती था, 87 में। तो उस समय तो उनका कोई, तो मुझे सीएम साहब ने अभी 2018 में एक दिन ये कहा, जब मैं उनसे मिलने गया, कि आपका हल्ला बहुत था। मगर देखो सीएम साहब, बात ये है, एक तो मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं कहीं से भी नहीं लेता, ना जनता से लेता हूँ, ना सरकार में से खाता हूँ, ना ठेकेदार लेता हूँ, ना अधिकारी, किसी से नहीं लेता। नंबर 2, मैं हर शहर में जाता था, मैं भाषण देता था ना, मुझ पर ये भाषण में पता नहीं मुझ पर ये कही जाती थी बात, बिना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, कि भाई देखो भगवान तो सबका सिफारशी है, लेकिन आदमियों में किसी सिफारश कोई नहीं, उसको मैं बैठा हूँ चंडीगढ़ मेरे पास आ जाना। तो पे ऐसी भीड़ रहती है जैसे सीएम पास भीड़ होती है, और मैं काम करता था आते रहते थे लोग पूरे प्रदेश के, हर बिरादरी के। देखो जहाँ हमारी सरकार इनेलो की थी, भाजपा इनेलो की संयुक्त सरकार थी, चौधरीलाल जी और चौधरी साहब जाट थे, तो हमारे पास तो को जाटों को काम ही नहीं था। लेकिन मेरे पास जाट इतने आते थे पूरे पलवल फरीदाबाद जिले के, और हरियाणा प्रदेश के भी कम से कम 10% जाट तो मेरे पास आते हुए।
कातल साहब से मिलेंगे काम काम वो लोगों से पूछते थे कि भैया सब शरीफ मंत्री कौन है, वो चपरासी कहते थे वो बैठा भैया कहते यार वो चले आओ ऐसे। और मैं समय काम करता था, किसी को फोन करना, लिख के देना और फाइल को लेके खुद जाके उस डिब्बा चले जाना, एज कैबिनेट मिनिस्टर भी करवा के लाता। तो अपने ये है, मैं ये चाहता हूं कि हम राजनीति में दिखावा नहीं, हम तो मूर्त रूप से, अमली रूप से जनता की सेवा करने के लिए है। खाली ये थोड़ा मंत्री बन गए। अब भी मैं तो धरती में बैठ लेता हूं, मैं हवाई जहाज में मिल जाए हवाई जहाज भी सही, और ट्रिब्यूनल में बैठ लेता हूं। क्यों शर्म करी किस बात की? अरे जब हमें मंत्री था, कैबिनेट मिनिस्टर, मैं ट्रेन उसमें आया करता था बस में बैठ के चंडीगढ़ से। अच्छा, तो बसों में आ जाते? नहीं, मन से आता था बस में बैठ के। ये एहसास करने के लिए लोगों को कितनी कठिनाई होती है, ये एहसास करने के लिए मैं बस में बैठ के आता था। गाड़ी भेज दी, वो मैं बस में आ रहा हूँ भाई मैं, ताकि मुझे पता चले ना कि लोग कितनी कठिनाई में गर्मी में आ रहे हैं हरियाणा राजभवन की बस में। तो मैं ये चाहता हूँ राजनीति में ऐसे लोग आए जो वाकई जनता के जीवन को बदलें, जनता की वे ऑफ लिविंग को बदलें, जनता को एहसास दिलाएं कि भाई हम आपके लिए बने हुए हैं, हम नोट कमाने के लिए नहीं बने हुए। तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां की हैं, चलो गाड़ियां भी रहे, जरूरत पड़ती है, लेकिन हम बस में भी, हम ट्रेन में भी, हम भी बहुत आगे। आपके समय में था नहीं उतना, वो 87 में ना। तो अपनी ये इच्छा है कि हम देखो सेवा करनी है। बहुत आगे राजनीति में, कोई नहीं, सब चलता है जी। ठीक है कातल साहब, हमसे बात कर रही है आपने, शुक्रिया। आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद और जो धर्मेंद्र जी। आपको असाइनमेंट मिलने हैं तो भगवान करे आपको जल्द मिले। देखो जी, हमें तो जो लग रहा है हम कह रहे हैं जी, हम तो